सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। प्रिय बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 9 समास का किया था। आज हम पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर पहला हमारे पास क्या है, अव्ययभावी समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखो इसमें पहले क्या आ रहा है, अव्यय। पहले क्या आ रहा है, अव्यय। यानी कि अगर पहला शब्द हमारा कोई उपसर्ग होगा तो वो किसको दर्शाएगा? अव्ययी भाव समास को दर्शाएगा। अब जो हमारे अव्ययी भाव समास में क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक वाचक होते हैं, विस्मयादि बोधक वाचक, ये सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति समस्त पद है हमारे पास, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। देख, बेखटके, बिना खटके के। हाँ, इसमें एक और भी है, अगर किसी शब्द का बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या आएगा, अव्ययी भाव समास आएगा। दूसरा है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद विशेषण का कार्य करता है। पहला पद विशेषण का कार्य करता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह दिखाई देता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, सपादान के लिए, अपादान में, संबंध का के की, अधिकरण में, पर। कहते जो ये कारक चिन्ह आएंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये क्या है, हमारे पास तत्पुरुष समास है। जैसे वन, वन गमन, वन को गमन, वन गमन, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, वन को गमन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, को, तो इसका मतलब वो क्या आएगा, हमारे पास तत्पुरुष समास होएगा। उसके बाद क्या है, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। अब पुस्तक के लिए हमारे पास कौन सा कारक है, ये के लिए संप्रदान कारक होता है, तो पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, तो हमारे पास कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कौन सा समास होएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। यानी कि विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता को बताए, विशेषण कहते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाराज, महाराज का क्या आएगा, महान है जो राजा। अब इस राजा की हमें विशेषता बताएगी है, क्या है वो राजा, महान है। महाराजा महान है जो राजा, तो कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास। नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें गाय के बारे में बताया गया, गाय कैसी है, नीली है, तो उसकी विशेषता की गई है। नील गाय, नीली है जो गाय, वो क्या है, हमारे पास कर्मधारय समास है। अधमरा, आधा मरा हुआ, अधमरा क्या है, जो आधा मरा हुआ है, तो हमारे ये भी क्या आएगा, कर्मधारय समास। फिर होगा द्विगु समास। द्विगु समास, देखो द्विगु समास, इसमें हमारे पास क्या है, द्विगु, द्वि, द्वि से हमें क्या पता चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है। द्वि से हमें क्या पता चल रहा है, संख्या का। जहाँ पे किसी भी शब्द में हमें संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, तो वहाँ पे क्या आता है, द्विगु समास आता है। जिस समास का पहला पद संख्यावादी हो और पूरा पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्ताह, सप्ताह, सप्त, सप्त का मतलब होता है 7। सप्ताह और किसका बता रहा है, ये सारा समूह के बारे में बता रहा है। 7 दिनों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। इसमें क्या है, संख्या के साथ साथ हमें पूरे समूह का भी बोध हो रहा है, तो वो क्या आएगा, द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। जिस भी शब्द में हमें संख्या का बोध हो तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास।
उसके बाद होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी एक पहचान और भी है द्वंद्व समास में, किसमें ये योजक चिन्ह होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि द्वंद्व समास है। जैसे हार जीत, सुख दुख, राजा प्रजा, पाप पुण्य, जिसमें हम क्या आ जाएगा और, हार जीत, हार और जीत, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। अब इस और से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। क्या ये द्वंद्व समास। उसके बाद आएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहते हैं वह समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी कि इसमें जो भी शब्द होगा उससे हमें ये पता हो कि उसके बारे में ना हो, किसी तीसरे के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पे क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीले कंठ वाला। अब इसमें नीलकंठ है, नीले कंठ वाला, किसी और के बारे में बात की गई है तीसरे उसके बारे में, तो वो नीलकंठ वाला कौन होता है, शिव। नीलकंठ वाला कौन होता है, शिव। तो ये नीलकंठ क्या होगा, बहुव्रीहि समास। जैसे चक्रधार, चक्रधार जिसने चक्र को धारण किया हुआ है। अब चक्र को धारण कौन करता है, कृष्ण करता है, तो ये किसके बारे में बताया, कृष्ण के बारे में। किसी थर्ड पद के बारे में, तीसरे पद के बारे में बताया, तो वो क्या आएगा, बहुव्रीहि समास। विषधर, विश्व को धारण करने वाला। अब विश्व को धारण किसने किया था, कौन करता है विश्व, किसके बाद विश्व होता है ज़्यादा, सांप विषैला होता है ना, तो विश्व को धारण करने वाला, तो ये सांप, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब दशानन, देखो इस दशानन में दश आ गया, ये तो हो गए संख्यावाचक, परंतु इसमें दशानन, दश है आनंद जिसके, हमें इसी से पता चल रहा है, 10 है आनंद जिसके। 10 सिर किसके होते हैं, रावण के दिखते हैं, किसी तीसरे के बारे में पता चल रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब इन सभी समासों के भेदों को आप सभी ने अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, उसके साथ साथ इनके उदाहरण भी लिखने हैं।